हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर का थर्ड यूनिट, जिसका नाम है जेंडर, बालिका शिक्षा, निर्धन वर्ग एवं अल्पसंख्यक शिक्षा की चुनौती। यूनिट आपका 15 नंबर का है और उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिनसे आप 15 नंबर हासिल कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। पहला टॉपिक दोस्तों डिस्कस करते हैं जेंडर। जेंडर के बारे में हम क्या करेंगे, देखिए जो समाज में धारणाएं बनी हुई है कि कुछ काम जो घरेलू काम है उनको सिर्फ औरतें ही करेंगी, या फिर जो कमाने का काम है वो पुरुषों के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार की समाज में जो धारणाएं बनी हुई है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, जेंडर शब्द का अर्थ है महिला तथा पुरुष दोनों की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति, अर्थात समाज महिला व पुरुष को किस तरह से देखता है, उन्हें किस प्रकार की भूमिकाएं, कर्तव्य, अधिकार व संसाधन आदि देता है। जिस तरीके से देखिए महिलाओं के जो संसाधन है, महिलाओं की जो भूमिकाएं हैं, कर्तव्य है, अधिकार हैं, वो अलग हैं, पुरुषों के अलग हैं। तो वो जो किस प्रकार से समाज उसको देता है तो वो जेंडर के अंतर्गत आता है। इस प्रकार जेंडर एक सामाजिक व सांस्कृतिक कारक है जिसे मनुष्य ने स्वयं ही बनाया है। इसके बाद में देखिए जेंडर का समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। जेंडर के आधार पर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खान पान, पोषण, रहन सहन तथा शिक्षा आदि में भेदभाव किया जाता है, जिससे बालिकाओं के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। बालिकाओं के साथ परिवार, समाज, विद्यालय, धार्मिक संस्थाओं और सार्वजनिक स्थलों पर जो उपेक्षा और दोयम दर्जे का भाव रखा जाता है, उसे उनकी सामाजिकता तमाम प्रकार के बंधनों में बंध जाती है। परिवार में लैंगिक भेदभावों के कारण बालिकाओं की समुचित शिक्षा, खान पान, पोषण, पारिवारिक उत्तरदायित्वों, कार्य वितरण आदि में भेदभाव किया जाता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं से कार्य अधिक कराया जाता है। समाजीकरण में जेंडर की भूमिका विद्यालयों में भी देखी जाती है। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं भी समाज से आते हैं और उनकी जेंडर अवधारणा भेदभावपूर्ण और संकुचित होती है। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रधान समाज रहा है, जिसके कारण सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापों में दूधो नहाओ पूतो फलो, पुत्र नरक से तारता है, पुत्र ही अंतिम संस्कार और पिता का श्राद्ध करता है। जेंडर के आधार पर बालिकाओं को सामाजिक क्रियाकलापों, लोगों से मिलने, अभिव्यक्ति करने, अपनी इच्छानुसार निर्णय लेने, सार्वजनिक स्थलों पर जाने इत्यादि की मनाही होती है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जो स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव होते हैं समाजीकरण के तौर पर, उन सबके कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। अगर डिटेल में इसके ऊपर प्रश्न आता है, आपके निबंधात्मक प्रश्न आता है, तो फिर आपको डिटेल में लिखना है। आप जो अपने आसपास भेदभाव के कुछ उदाहरण देखते हैं तो उनको यहाँ पर लिख सकते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पर पॉइंट्स बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको वही याद करना है और वही लिखना है। सिर्फ पॉइंट्स को समझना है कि किस प्रकार से आंसर आपको देना है। आंसर यहाँ पर ये देना है कि आपको अलग अलग जो स्त्री और पुरुष में भेदभाव होते हैं समाजीकरण के तौर पर, तो मंदिर में किस प्रकार का व्यवहार होता है, स्कूलों में किस प्रकार का व्यवहार होता है, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और अगर आपके पास ये प्रश्न आपको निबंधात्मक पूछता है तो फिर ज़्यादा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। 2-3 पेज आपको भरने हैं निबंधात्मक प्रश्न में, तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा और डिटेल में लिख देना है कि किस प्रकार से आप भेदभाव के बारे में सोचते हैं, आपने किस प्रकार के उदाहरण देखे हैं, तो उनके कुछ पॉइंट्स को जोड़ते हुए लिख देना है। इस तरह से आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। अभी सिर्फ इस वीडियो में हम शॉर्ट बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा और नोट्स भी ज़्यादा लंबे होंगे, तो फिर आपको पढ़ने में दिक्कत रहेगी। इन सब नोट्स वीडियोस को तैयार करते समय हम ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि आपको कम से कम समय में इतना सफिशिएंट मैटर पढ़ लेना है जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो उन सब को लेकर के हम बात कर रहे हैं। बट जो पॉइंट्स इस वीडियो में बताए जा रहे हैं या जो बाकी की वीडियो में बताए गए हैं, उनको जरूर से क्लियर करेगा, उनको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। उनमें से दोस्तों प्रश्न आपके घूमेंगे, और अगर छोटा प्रश्न आता है तो फिर कम कम मटेरियल लिखना है, जो वीडियो में बताया है उसी अनुसार लिखना है। अगर ज़्यादा डिटेल में आपको पूछता है तो फिर आपको पॉइंट्स अपने हिसाब से जोड़ करके लिखने की कोशिश करनी है और निबंधात्मक प्रश्न की तरह 2-3 पेज उसमें भर देने हैं। और इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रालिंग यानी कि प्राकृतिक लिंग और सालिंग यानी कि सामाजिक लिंग में क्या अंतर होता है। प्रालिंग क्या है? यह जैविक या शारीरिक है, जो शरीर रचना में साफ दिखाई देता है कि ये स्त्री है या ये पुरुष है, तो वो क्या है, प्राकृतिक लिंग में अंतर्गत आता है। और सालिंग या सामाजिक लिंग या जेंडरीकरण के आधार पर जो बनाया जाता है, वह सामाजिक व सांस्कृतिक होने के साथ में इसका संबंध स्त्रियोचित और पुरुषोचित गुणों, भूमिकाओं, व्यवहार के तरीकों आदि से है कि कौन कैसा काम करेंगे, तो उसके अंतर्गत विभाजित जो किया जा रहा है, तो वो सालिंग में यानी कि सामाजिक लिंग के अंतर्गत आएगा। दूसरा बिंदु है, यह प्राकृतिक होता है कि स्त्री है या पुरुष है, जो अंगों की बनावट है उसके आधार पर प्राकृतिकरण वहां पर रहेगा, और मनुष्य द्वारा यह बनाया जाता है सामाजिक जो लिंग होता है कि यही काम स्त्रियां करेंगी, ये काम पुरुष करेंगे, तो वो जो है मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। तीसरा बिंदु है, यह स्थायी है तथा समय स्थान के अनुरूप बदलता नहीं है। अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री ही रहेंगी हमेशा के लिए, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष ही रहेंगे हमेशा के लिए। पर जेंडरीकरण जो है परिवर्तनशील है, जो सामाजिक लिंग है वो परिवर्तनशील है और समय, स्थान व संस्कृति के साथ में बदलता है। काफ़ी समाज ऐसे हैं जो स्त्रियों को प्राथमिकता देते हैं, उनको पुरुषों के बराबर रखते हैं, और काफ़ी समाज ऐसे हैं जिनमें
पुरुष प्रधान समाज आप जिन्हें कह सकते हैं कि पुरुषों को ही प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं को दबा कर रखा जाता है या उनसे घरेलू काम आदि करवाए जाते हैं और पुरुष ही कमाने जाते हैं, उनको कमाने के लिए नहीं भेजते हैं, या ऐसा मतलब उनका शोषण किया जाता है। इस तरह से आप पॉइंट्स को समझ पा रहे हैं। धारणा जो बनी हुई है वो बदली भी जा सकती है। एक समाज में मान लो महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, तो कुछ समय बाद हो सकता है कि पुरुष ऐसा काम करें कि उनको भी प्राथमिकता दी जाने लगी, या फिर किसी समाज में पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं को नहीं दी जाती, तो महिलाएं ऐसा काम करें कि उनको भी प्राथमिकता दी जाए। तो ये जो है जेंडर सामाजिकरण की प्रक्रिया के तहत बदला जा सकता है। इस तरह से आपको कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं, और अगर प्रश्न आता है बड़े ज़्यादा नंबरों का तो फिर ऐसे पॉइंट्स को जोड़ करके आपको बड़ा आंसर यहाँ पर कर देना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं जेंडर सामाजिकरण के बारे में। अन्य प्राणियों की तरह ही मनुष्य भी नर और मादा के रूप में पैदा होता है, लेकिन हर समाज में संस्कृति लड़के और लड़कियों की परवरिश करते समय उन्हें अलग अलग भूमिकाओं, जवाबदारी, गुणों आदि के जरिए अलग अलग रूपों में ढालने का प्रयास करती है। आपने खुद ये अपने साथ में देखा होगा उदाहरण कि बचपन में आपको जो खिलौने मिलते थे तो वो आपके और जो आपके भाई या फिर आपकी बहन को मिलते थे उनमें कितना डिफरेंस रहता था, आपकी परवरिश में और आपकी भाई बहन में या फिर आपके भाई में वो कितना परवरिश में डिफरेंस रहता था। सभी कामों को लेकर के अलग अलग जो धारणाएं पहले से बनी आ रही है उनको अपनाते हुए दोनों के गुण, दोनों की उनकी भूमिकाएं, दोनों की जवाबदारी, वो सब कुछ बदली जाती है समाज के अंतर्गत, और सामाजिक सांस्कृतिक इस प्रक्रिया को जेंडर समाजीकरण कहते हैं। इस तरीके से आपको परिभाषा ध्यान रखनी है जेंडर समाजीकरण की। अब हम बात करते हैं जेंडर समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में। इसमें देखिए यह प्रक्रिया बच्चे के जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। बच्चे के जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। जैसे लड़का जन्म लेता है तो खुशियाँ मनाई जाएंगी, मिठाई बांटी जाएंगी। अगर लड़की जन्म लेती है तो फिर उसको गलत समझा जाता है अगर पुरुष प्रधान समाज है तो वहाँ पर के लिए क्या कहा है कि अनेक दक्षिण एशियाई समाजों में बेटे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है और बेटी के जन्म पर नहीं मनाई जाती। बेटों को प्रोत्साहित किया जाता है कि ताकतवर और मजबूत बने, बाहर घूमें, जबकि लड़कियों को शर्मीली बनने और घर में रहने की हिदायतें दी जाती है। ये तमाम फ़र्क जेंडर के हैं जिन्हें सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको जेंडर समाजीकरण की प्रक्रिया के कुछ बिंदु ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बालक अगर शिक्षित होता है तो व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु एक बालिका को शिक्षित करने का तात्पर्य है पूरे परिवार को शिक्षित करना। अतः भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता अधिक है। महिलाएं जो कि अपने पूरे परिवार को संभालती हैं, तो अगर वो शिक्षित रहेंगी तो अपना खुद का ध्यान रख पाएंगे, अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगी। तो बालिका शिक्षा की आवश्यकता अधिक है हमारे समाज में। महात्मा गांधी ने इस बारे में क्या कथन दिया है कि पारिवारिक जो गाड़ी है उसके सुसंचालन में स्त्री पुरुष दो पहिए स्वरूप हैं। अतः पारस्परिक समझ पैदा करने और उत्तरदायित्व निभाने की दृष्टि से स्त्री पुरुष दोनों को शिक्षित होना आवश्यक है, दोनों को बराबर होना आवश्यक है। गांधी जी ने बालिका शिक्षा पर अधिक बल दिया और बाल्यावस्था से ही बालिकाओं की शिक्षा का विधान किया। परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में स्त्रियों का इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी आधुनिक भारत की अधिकांश बालिकाएं अशिक्षित है। इस तरह से बालिका शिक्षा के बारे में आपको जानकारी रखनी है। और अब हम बात करते हैं जो समाज पलायन कर जाते हैं, यानी कि आजीविका के लिए समूचे परिवार के साथ में एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर अन्यत्र चले जाते हैं, तो उनकी जो आजीविका पर प्रभाव पड़ता है, उनके जो शिक्षा है उनका बच्चों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो उनके कुछ बिंदु आपको ध्यान रखना है कि छोड़ने के क्या प्रभाव पड़ेंगे। बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के संस्कारों पर प्रभाव पड़ेगा, बच्चों की एकाग्रता में कमी आएगी। बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? मान लो आप राजस्थान में रह रहे हो और उधर नीचे तमिलनाडु की तरफ आपने प्लान कर दिया, तो उधर की शिक्षा अलग रहेगी, उधर की बोली भाषा अलग रहेगी, तो वो डिफरेंस वहाँ पर आ जाएगा, वो उनको समझने में नहीं आएगा। स्वास्थ्य, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, अलग उसका वहाँ का वातावरण है, तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। संस्कार अलग रहेंगे वहाँ के। और बार बार इस तरह से अगर अलग अलग जगह पर पलायन करते रहेंगे तो बच्चे की एकाग्रता में कमी आएगी कि बच्चा कहेगा कि यार अब क्यों पढ़ना है जब थोड़ी देर टाइम बाद में चेंज ही करना है। तो उस तरीके से बालक भी आलस्य वहाँ पर आता रहेगा और वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएगा। इस तरीके से कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। बच्चों के विद्यालय छोड़ने के कारण का भी दोस्तों प्रश्न आपके आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आर्थिक कमजोरी हो सकती है कि परिवार अगर ज़्यादा गरीब है तो फिर बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, या फिर बच्चे को भी कमाने के लिए जाना पड़ता है, तो वहाँ पर आर्थिक कमजोरी के अंतर्गत आपको बिंदु ध्यान में रखने हैं। पालकों का अशिक्षित होना, यानी कि अगर माता पिता अशिक्षित है या माता पिता शिक्षा के प्रति नेगेटिविटी रखते हैं कि शिक्षा से क्या होगा, इस तरीके की नेगेटिविटी रखते हैं, तब वो हो सकता है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें।
तीसरा कारण है सामाजिक दृष्टिकोण। अगर पूरे समाज में ही ऐसी कोई धारणा बनी हुई है कि शिक्षित नहीं होना है या शिक्षा लेने से क्या ही होगा, फालतू का टाइम पास है, इस तरीके की अगर समाज में धारणा बनी हुई है, तब फिर वहाँ पर हो सकता है कि बालक विद्यालय छोड़े। चौथा है पलायन करने से अगर ये एक जगह से अन्यत्र चला जाएगा तो फिर वो छोड़नी पड़ेगी पढ़ाई। पाँचवा है विद्यालय वातावरण। अगर विद्यालय का वातावरण अनुकूलित नहीं है, सही नहीं है, तो फिर हो सकता है कि बालक पढ़ाई छोड़ दे। तो इस तरीके के कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, और अगर डिटेल में बड़ा प्रश्न आता है तो फिर आपको डिटेल में पॉइंट्स के अंदर सारी बातें डिटेल में लिख देनी है। आगे हम बात करते हैं बाल श्रमिकों को विद्यालय कैसे लाया जाए। इस बारे में भी प्रश्न आ सकता है, भी इम्पोर्टेंट है। पहला उपाय है समाज को जागरूक करना, बाल श्रमिकों को काम कम करने हेतु समझाना ताकि वो पढ़ाई के लिए भी समय निकाल सके। दूसरा काम कर सकते हैं, वैकल्पिक स्कूल का निर्माण कर सकते हैं। जिन गाँवों में विद्यालय नहीं है या अगर विद्यालय गाँव में नहीं है तो फिर वो दूसरे गाँव में जाने से भी कतराएंगे, और काफ़ी सारे गाँव ऐसे हैं जिनमें विद्यालय नहीं है तो फिर वहाँ की बालिकाओं को दूसरे गांव में पढ़ने के लिए ज़्यादातर पेरेंट्स नहीं भेजते हैं। तो वहाँ पर अगर हर गांव में विद्यालय होगा तो बालिकाएं भी ज़्यादातर जा पाएंगे और बालक भी वहाँ पर जा पाएंगे। तीसरा बिंदु है क्षेत्र के सभी बच्चे वह शिक्षा प्राप्त करें जो उनके लिए सही हो। चौथा बिंदु है बच्चों के पालकों से मिलकर के शिक्षा का महत्व समझाएं और सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही शैक्षणिक योजनाओं के बारे में बताएं। इस तरह से बिंदु आपको कुछ ध्यान में रखने हैं। और अब हम दोस्तों बात करते हैं बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने में समुदाय किस प्रकार से मदद करता है। पहला बिंदु है समुदाय जो स्वयं बालकों से काम न लेकर के उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित करना चाहिए। दूसरा बिंदु है समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को आर्थिक मदद देकर के शिक्षा दिलाने में मदद कराना चाहिए। तीसरा बिंदु है अशिक्षित पालकों को शिक्षा की महत्ता बता करके समुदाय उनके बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करे तथा बाल श्रम के नुकसान उनको बताए। चौथा बिंदु है बाल श्रमिकों को ढूंढ करके श्रम कराने वालों को छुटकारा दिला करके उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में मदद करे। पांचवा बिंदु है समुदाय के लोगों को अशिक्षित गरीब बालकों को सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता के बारे में बता करके श्रमिक बालकों को शिक्षा में मिलने वाली सहायता दिलानी चाहिए। तो इस तरीके के 5 बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए या सरकार को उनके लिए क्या करना चाहिए। तो पहली है सरकार की व्यवस्था पुराने परिवेश के हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। छात्रावास की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। अधिकतर माता पिता बच्चे को अकेले छोड़ करके नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर हॉस्टल में वो रहेगा, सभी बच्चों के साथ में रहेगा और उसको खाना ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा। उस तरह से हॉस्टल की सुविधाएं आप जानते हैं। तो उसमें अगर ऐसी व्यवस्था में वो रहेगा तो बच्चे को छोड़ करके भी माता पिता जा सकेंगे अन्यत्र अपनी कमाई करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो ऐसे में छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा, रोजगार तथा आर्थिक व्यवस्था में सुधार वहाँ पर होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के कोर्स में समानता, जिससे स्थान बदलने पर भी बालक अपनी शिक्षा जारी रख सके। अगर मान लो आप 9th क्लास में हैं और पूरे इंडिया में 9th क्लास में सेम सिलेबस है, तो अगर आप चाहे राजस्थान में हो, चाहे आप लद्दाख में हो, चाहे आप तमिलनाडु में हो, कहीं कन्याकुमारी हो, चाहे आप कश्मीर हो, कहीं पर भी हो, आपके अगर सेम सिलेबस है तो आपको पलायन करने के बाद में दूसरी जगह पर जाने के बाद में भी पढ़ाई करने में दिक्कतें नहीं रहेंगी। पांचवा बिंदु है दूरस्थ तथा पत्राचार माध्यम को बढ़ावा, जिससे प्रवासी बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। तो इस तरीके से प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के बारे में 5 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में। अल्पसंख्यक समुदाय में देखिए, भारत में कुछ लोग धर्म व भाषा के आधार पर जनसंख्या में कम है, जिन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। अतः इन लोगों को सरकारी विकास की सुविधा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है। भारत में मुसलमान, ईसाई, जैन आदि अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इनके विकास के लिए अलग विभाग बने हुए हैं। आगे देखिए, अल्पसंख्यकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार काफ़ी प्रयत्नशील है। अल्पसंख्यकों के लिए उनकी बस्तियों मोहल्लों में ही मदरसे खोले गए हैं तथा अन्य सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में भी उनको प्रवेश दिया जाता है। उन्हें सरकार की तरफ से प्रथम कक्षा में ही छात्रवृत्ति का भी व्यवस्था करी गई है। तो इस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वाग्रह के बारे में। पूर्वाग्रह के बारे में 2-3 यूनिट्स में बात हो रखी है और ये आसान टॉपिक है, तो आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा, तो इसको एक बार याद कर लेना है। पूर्वाग्रह के बारे में 2-3 यूनिट्स में बात हो रखी है और ये आसान टॉपिक है जिसको आप एक बार पढ़ते ही याद कर पाएंगे, तो जरूर से इसको पढ़ लेना है एक बार। यहाँ पर देखिए, पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पूर्व निर्णय। यानी कि कोई भी समाज है उसके बारे में हम पहले से धारणा बना रखे हैं, पहले से कोई कल्पनाएं बना रखे हैं, तो उस बारे में पूर्व निर्णय की बात करी गई है। अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्वकल्पित विचार प्रमाणों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक व्यक्ति अपनी जाति और समूह के सदस्यों के पक्ष में पूर्वाग्रहित हो सकता है और उन्हें बिना किसी सबूत के दूसरी जाति या समूह के सदस्यों से श्रेष्ठ मान सकता है।
इसके बाद में अब हम बात करते हैं पूर्वाग्रह द्वारा समाजीकरण निम्न प्रकार प्रभावित होता है, तो ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। पहला बिंदु है पूर्वाग्रहों के कारण मानसिक ठेस पहुंचती है। दूसरा बिंदु है लोगों के पूर्वाग्रहों के अनुसार ही व्यक्ति में परिवर्तन होने लगता है। चौथा बिंदु है किसी के प्रति पूर्वाग्रह पाल लेने से उससे भली भांति संप्रेषण नहीं हो पाता। पांचवा बिंदु है व्यक्ति एवं समाज का स्वाभाविक विकास रूठ जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जेंडर पूर्वाग्रह को दूर करने में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। पहला बिंदु देखिए, निर्धारित पाठ्यक्रम को प्रयुक्त करते समय शिक्षक सचेत रहे तथा विषय वस्तु व उदाहरणों में इस प्रकार परिवर्तन या संशोधन करें जिससे बच्चों को संवेदनशील बनाया जा सके। दूसरा बिंदु है विविध सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित करें ताकि कक्षा में इस बात पर सहमति बने कि समाज विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा बिंदु है शिक्षक ऐसी जेंडर पूर्वाग्रहों से ग्रसित भाषा का उपयोग न करें जिससे महिला व पुरुष की अस्मिता व भूमिका रूढ़िबद्ध हो। चौथा बिंदु है शिक्षक को चाहिए कि वह अपने आसपास उपलब्ध उदाहरणों, संस्मरणों, वृत्तांतों, कहानियों, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, फिल्म, चलचित्र इत्यादि की सहायता से बच्चों को लैंगिक मुद्दों के प्रति चिंतनशील, संवेदनशील एवं सचेत करने की दिशा में पहल करे और उन्हें बताए कि जो लैंगिक भेदभाव समाज में हो रहे हैं वो किस प्रकार से गलत है, उसको किस प्रकार से सुधारा जाए, उन सब के बारे में। पांचवा बिंदु है शिक्षक को अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा। लड़के व लड़कियों से समान व्यवहार, समान अपेक्षाएं रखनी होगी। शिक्षक को भी दोनों जेंडर में समानता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों को प्राथमिकता दी जा रही है और लड़कियों के लिए कहा जा रहा है कि आप पढ़ाई करके क्या ही करोगे, बाद में भी आपको घर का ही काम करना है तो पढ़ाई क्यों ही करनी। अगर ऐसी प्राथमिकता रखता है, दोनों में भेदभाव करता है, तो फिर गलत उदाहरण उन बच्चों के सामने जाएगा। तो समानता रखनी चाहिए शिक्षक को भी दोनों जेंडर के लिए। इस तरीके से शिक्षक की भूमिका के बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं और ये बिंदु दोस्तों आप एक बार जब आपने पढ़ा है तो अभी देखिए एक बार में ही आपको पता चल गया है कि कौन सा बिंदु क्या कह रहा है। तो अगर इसके बारे में बड़ा प्रश्न आता है तो आप इसमें कुछ पॉइंट्स अपने हिसाब से जोड़ करके भी लिख पाएंगे और इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आपने अपने आसपास उदाहरणों के तौर पर अपने आंसर कर दीजिएगा। इसके बाद में एक प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सच्चर समिति के बारे में। सच्चर समिति जो कि मुसलमानों से संबंधित है, तो मुसलमान समुदायों की विशिष्ट समस्याओं पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और समिति ने बहुचर्चित रिपोर्ट 2006 में सौंपी। समिति ने पाया कि भारतीय मुस्लिम समुदाय कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे पहचान से जुड़ी समस्याएं, सुरक्षा संबंधित समस्याएं और शिक्षा में पिछड़ापन, अशिक्षा व भेदभाव। तो ये सच्चर समिति के बारे में आपको कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इस तरह से दोस्तों आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट होता है और हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हो गए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, आपकी कोई भी समस्याएं रहती हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। पिछले वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि आपने जो वीडियोस बना रखे हैं नोट्स के, तो क्या उनमें ही सारा मैटर आएगा या आपने सारा कंप्लीट यूनिट उसमें कवर कर लिया है। तो कंप्लीट सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पर नहीं लिया है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ही लिया है जिनसे आप कम समय में अपना जो यूनिट है उसको कवर कर पाएंगे। अब अगर एक एक बिंदु को लेकर के हम बात करते हैं तो घंटों की क्लासेस होंगी। आपने बुक में या फिर सीरीज में देखा होगा कि बड़े बड़े आपके यूनिट्स हैं, उनमें कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार रिपीट होते रहते हैं प्रश्न, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के हम बात कर रहे हैं अलग अलग वीडियोज़ में, जिनसे आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को अच्छी कर पाएंगे कम समय में और सफिशिएंट उतना मैटर तो आप कवर कर पाएंगे जो आपके एग्जाम को पास करवा दे और अच्छे मार्क्स आपको दिलवा दे। इन सब वीडियोज़ के लिए मैं ये तो गारंटी नहीं देता कि आपके 95% बन जाएंगे या 99% आपके बनने वाले हैं, बट एटलीस्ट आप पास हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे, इतनी मैं गारंटी यहाँ पर ले सकता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी आपको कोई समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, उनकी भी पढ़ाई में मदद करिए। और थर्ड पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए, जहाँ से आप आसानी से यूनिट वाइज सारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।